देखो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। अर्थ एक्ट करती है एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, जो हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट होता है, अर्थ के ज्योग्राफिकल और नॉर्थ ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों कोइंसाइड नहीं करती है, दोनों के बीच में एक एंगल होता है जिसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। हमारे थ्री कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। एक होता है एंगल ऑफ डिप, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। एंगल ऑफ डिप जो होता है वो क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप जो होता है बच्चों, वो हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये बताता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना ऊपर है। और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमें बताता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन कंपोनेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, अब देखो हमने इसके अंदर कल क्या चीज पढ़ी थी बच्चों। अब देखो इसके बाद ये आपको डायग्राम आपकी बुक्स में मिल जाएगा बहुत ज्यादा। आईएससी बोर्ड में इस डायग्राम से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। देखो ये डायग्राम समझो, डायग्राम कह क्या रहा है। इस डायग्राम का मतलब है, ये हमने एक प्लेन बनाया है थ्री डायमेंशनल में। थ्री डायमेंशन में हम लोगों ने एक प्लेन बना रखा है बच्चों। तो ये हमारा जो है वो ज्योग्राफी, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक प्लेन। मेरिडियन मतलब प्लेन होता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये हमारा इधर मैग्नेटिक मेरिडियन है। और जो ये है, ये हमारा इधर है जियोग्राफिक मेरिडियन। ये हमारा इधर जियोग्राफिक मेरिडियन है। ये है हमारा इधर ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ज्योग्राफिक प्लेन और मैग्नेटिक प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा थीटा आ जाता है, जिसे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह देते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी थोड़ी सी तिरछी आती है। कंपास निडल जो होती है वो भी थोड़ी सी तिरछी होती है ना, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी तिरछी होती है। तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप हो जाता है। ये हमारा इधर आ जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। और ये आ जाता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। आई बात समझ में ये सबको? ठीक। हाँ 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 हाँ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में है। ठीक है, ये केवल ये मैंने ये क्योंकि मैग्नेटिक ये बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वही अर्थ की मैग्नेट, अर्थ की जो हाइपोथेटिकल कल मैंने मैग्नेट बनाई थी वही तो प्रोड्यूस कर रही है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है। ठीक। तो ये है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे एंगल ऑफ डिप कह देते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हमारा आ जाता है। इसी से मैंने कल ये आपको एंगल बनाकर कल दिखा दिया था। मैंने एक्चुअली आपको ये ट्रायंगल कल पहले बना दिया था। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड बी हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बना रही है कितना? डेल्टा। तो ये हमारा इधर बी एच और ये हमारा इधर बी वी। अब आप इधर कह सकते हो कि सिंस बी एच जो होता है, इस वाले ट्रायंगल को इधर अलग से बना दिया, तो बी एच आपका क्या आ जाएगा बच्चों? बी कॉस डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। जो बी वी है वो क्या आ जाएगा? बी साइन डेल्टा के इक्वल आ जाएगा आपका। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ये आ जाती है आपकी इधर सेकंड इक्वेशन इधर आ जाती है। तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों? आपकी थोड़ी तिरछी है ना नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है? थोड़ी तिरछी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया तो बी कॉस डेल्टा। नेट मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकल डायरेक्शन में, जहां पे एंगल बन रहा है वहां कोसाइन कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बन रहा वहां पे साइन कंपोनेंट। ठीक है। अब अगर देखोगे बच्चों, इधर मैंने ये कर दिया आपका सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दिया, तो बीवी अपॉन बी एच कर दिया मैंने इधर ये। यानी कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का रेशो ले लिया और दोनों की राइट हैंड साइड का रेशो ले लिया। तो ये आ जाएगा आपका कितना? बी साइन डेल्टा अपॉन में इधर आ जाएगा आपका बी कॉस डेल्टा। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? इधर देखोगे तो बी वी बाई बी एच।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, इधर देखोगे तो b से b कट जाएगा, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा क्या आ जाता है आपका, टेन डेल्टा। अब आप इधर देखते हो तो आप कह सकते हो जो आपका टेन डेल्टा है वो आपका आ जाता है bv बाई bh। तो डेल्टा क्या आ जाता है आपका, टेन इनवर्स bv बाई bh। ठीक है बच्चों, ये आपका इधर आ जाएगा डेल्टा। ठीक, ये आ जाता है आपका डेल्टा। तो इसमें डेल्टा है क्या हमारा, डेल्टा हमारा एंगल ऑफ डिप होता है। याद रखना, एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कह देते हैं। एंगल ऑफ डिप का दूसरा नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो आपका थीटा होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये हो जाता है आपका थीटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, एंगल ऑफ डिप आ गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया। और बी एच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बात समझ में आती है बच्चों यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इनका स्क्वायर करते हैं इधर, ये देखो, ये मैंने इधर कर दिया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो वही एल एच एस का स्क्वायर कर दिया, उसको प्लस कर दिया दूसरे वाले एल एच एस के स्क्वायर में। एल एच एस का स्क्वायर और उनको प्लस कर दिया आपने, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। आर एच एस का स्क्वायर उनको प्लस कर दिया, ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। आती है बात समझ में यहाँ तक? ठीक है बच्चों, दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है ना सबको? विजिबल है, डार्क तो नहीं लग रहा किसी को? ठीक, इसके बाद ऊपर मैं इधर कर दे रहा हूं, तो आपका ये क्या आ जाएगा, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। ब्रैकेट में इधर लिख लोगे अगर आप, बी स्क्वायर को कॉमन लेकर इधर लिख दोगे कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। बी स्क्वायर को कॉमन लेकर इधर ही लिख दिया कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, जो 1 के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो जो बी स्क्वायर होता है वो क्या आ जाता है आपका, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। और बी क्या आ जाता है आपका, अंडर रूट में इधर देखते हो तो बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये आ जाता है आपका बी इधर अंडर रूट। बी इक्वल टू क्या आ जाता है, अंडर रूट में बी एच का स्क्वायर प्लस बी वाई का बी वी का स्क्वायर, अंडर रूट में बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इधर आ जाता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हाँ हाँ, हम्म, बिल्कुल वेक्टर समीशन आ गया, क्योंकि नेट, हाँ हाँ, हाँ, ये मतलब इसी फॉर्म में है, डेरिवेशन से डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ही तो है ये भी एक तरीके से। बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेक्टर समीशन प्लस वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट का वेक्टर समीशन। ठीक है, और बी एच क्या होगा आपका, बी कॉस डेल्टा होगा। अगर बी एच वेक्टर को ही डायरेक्ट ही तो करा है मैंने, वो वाले एक्सेस स्टेप नहीं जोड़े, उससे और एक्सेस स्टेप हो जाते हैं। अगर आप देखो
बी एच वेक्टर को क्या लिखोगे, बी कॉस डेल्टा ही तो लिखोगे, क्योंकि जहाँ पे एंगल बनता है वहां कोसाइन। और बीवी को क्या लिखोगे, बीवी वेक्टर को बी साइन डेल्टा लिखोगे। तो अल्टीमेटली वही वाले स्टेप तो आ जाएंगे हमारे, सारे सेम ही होगा, है ना। इसलिए तो इतना आपको मतलब स्क्वायरिंग वगैरह करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर बुक में इसी तरीके से होता है यार। अब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपका, वो भी तो बुक ही पढ़कर कॉपी चेक करेगा, मतलब जो आंसर स्कीम आती है उसमें भी यही सब होता है, इसलिए यही सब करके दिखाना होगा। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है। बस अब अर्थ मैग्नेटिज्म में एक आखिरी चीज और बची है बच्चों, इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर जो एक आखिरी चीज बची है वो है आपका न्यूट्रल पॉइंट, उसे और कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखो, ये हमारा हो जाता है इधर बच्चों क्या, न्यूट्रल पॉइंट हमारा इधर क्या आ जाता है, न्यूट्रल पॉइंट। बहुत अच्छी बात है। देखो न्यूट्रल पॉइंट हमारे क्या होते हैं, मैग्नेट के पास में वो पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जीरो। एक तरीके से तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं मैग्नेट के पास में, वो वाले पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो आपको दो तरीके से न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। पहला आपका हो जाता है जब नॉर्थ पोल मैग्नेट की नॉर्थ को फेस करती है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होती है, तो सब जानते हैं ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है। ठीक। तो जब बच्चों आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ये आपकी कोई एक बार मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ है, और जो साउथ पोल है वो साउथ की तरफ है, ठीक है, तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलते हैं बच्चों, एक मैग्नेट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर। अरे कहां पर मिलते हैं, मैग्नेट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर मिलते हैं। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर मिलते हैं, ठीक है, जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो आप लिख सकते हैं उसके अंदर कि एट पी एंड क्यू, पी और क्यू पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सो आप कह सकते हो बच्चों, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट होती है। अरे बच्चों, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे फैली हुई है, और इसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाती है, जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को अप्रोक्सीमेटली शो करता है, एग्जैक्टली इसलिए शो नहीं करता क्योंकि ज्योग्राफिकल मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड नहीं करती है। अप्रोक्सीमेटली मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ को शो करता है, मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ को शो करता है। बात आ रही है समझ में? यस सर बोलते रहना, इससे मुझे पता लग जाएगा मेरी आवाज पहुंच रही है। तो देखो खैर, तो हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो पॉसिबल है। अरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेट को मैं ऐसे धागे से बांध के छोड़ दूं तो ये ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अगर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट की है वो इक्वल हो जा रही है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने बी एच लिख दिया, उसके इक्वल एंड अपोजिट हो जा रही है। ठीक, क्योंकि हम सब लोग अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहते हैं।
तो ठीक है, पी और क्यू पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट की है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रही है। अब बताओ पी और क्यू पर मैग्नेट की कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सियल होगी इक्वेटोरियल होगी? बताओ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना पहले वाले का आपने? बताओ सात्विक, पी और क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल की वजह से होगी वर्टिकल की वजह से होगी? वो सॉरी, पी और क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल की वजह से होगी इक्वेटोरियल की वजह से होगी? वेरी गुड, दिख ही रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर है ना रवलीन? हाँ, अब आप देखोगे इधर तो आप कह सकते हो मैग्नेट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बी एच के इक्वल, या फिर आप ये कह सकते हो इक्वेटोरियल पोजीशन जो मैग्नेट की है, इक्वेटोरियल जो पोजीशन है मैग्नेट की, वो इक्वल हो जा रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप कह सकते हो सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जा रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जा रहा है, इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड के। इक्वेटोरियल कंपोनेंट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल एम और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो होता है। ठीक, हाँ, अब इसके अंदर भी इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, so L square is neglected, so L square is neglected, thus जो आपका बी एच होता है वो क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब, ये हो जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। आई बात समझ में? हाँ हाँ, किलोमीटर या मीटर जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है, आर हमारा ये है मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट्स के बीच की दूरी, मैग्नेट्स के सेंटर से पॉइंट्स के बीच की दूरी। वैसे तो किलोमीटर्स में होगा, अगर हमारा क्वेश्चन में हमें मीटर गिवन होगा तो हम उसे मीटर में लेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होता है ये। ठीक, हाँ, यहाँ तक आई सबको बात समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ठीक। अब अगर आप देखते हो बच्चों तो न्यूट्रल पॉइंट आपका क्या आ जाता है नेक्स्ट, इधर देखते हो तो न्यूट्रल पॉइंट नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल पॉइंट इस तरीके से बनता है। देखो, नेक्स्ट न्यूट्रल पॉइंट जो है बच्चों वो हमारा इस तरीके से बनेगा कि अब हमारा नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट का साउथ है। पहले मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ था, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे थे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब आपका मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की, मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। ये आपकी मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का जो साउथ है वो हमारा कहाँ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट का नॉर्थ है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट इधर मिलते हैं। ये हमारे इधर आ जाते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। अरे यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। और ये मैग्नेट की कैसी पोजीशन पर है, एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर है। हाँ, पी और क्यू मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर है, तो एट पी एंड क्यू नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी कि मैग्नेट की जो एक्सियल पोजीशन है वो बी एच के इक्वल है। मैग्नेट की कौन सी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, तो जो मैग्नेट की इधर की एक्सियल पोजीशन है ये इक्वल है बी एच के। ठीक, अब इधर बस लगा दोगे फॉर्मूला, तो आपका बी एच क्या आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 mr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो,
यस, 2m स्मॉल r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा छोटा है तो आर स्क्वायर निगलेक्टेड, तो आपका क्या आ जाएगा, 2m r/r⁴, तो 2m/r³ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही तो हो जाएगा। तो इस तो इस तरीके से हम लोगों को इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाती है। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर पता करते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक सबको? ठीक है, तो हमारे न्यूट्रल पॉइंट, अभी तक मैंने आपको क्या चीज बताई है, मैंने आपको ये चीज बताई न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में। मैंने आपको, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट्स मैग्नेट के सराउंडिंग ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। न्यूट्रल पॉइंट हमें कब मिलते हैं, जब मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। तो मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पर ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पर इक्वल एंड अपोजिट होती है अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के। तो इससे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का पता लग जाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। इसके बाद आ जाता है जब मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है, तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट्स, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स। और तब जो हमें न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर मिलते हैं। कौन सी पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर। मतलब एक्सियल पोजीशन पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन वाली फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। तो आपके इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये पता लग जाता है हमें। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलो ऐसा करते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ठीक है। आज आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद बाकी ऐसा करते हैं कल शुरू कर देंगे, कल नया चैप्टर आपका। हम्म, देखो बच्चों, अब हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारा चैप्टर 5 ऑलरेडी चल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसमें देखते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में, तो हमारा, मैंने आपको इसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बता दिया है ना। मैंने आपको ये बताया कि डायामैग्नेटिक जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं। ठीक। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं। ठीक है। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं। तो वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं, यही तो बताया। और लिक्विड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो सेंटर में चला जाता है अगर पोल्स को किनारों पर रख देते हो, और अगर पोल्स को सेंटर पे रख देते हो तो वो किनारों पर चला जाता है। मतलब कुल मिला के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपर करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ठीक। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से दूर भागती हैं, तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से के अंदर से पास होती हैं। पैरामैग्नेटिक में कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, तो फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, बट इतना स्ट्रांगली नहीं होता जितना फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है। हाँ। ठीक, जितना फेरोमैग्नेटिक होता है। अच्छा, फाइन। उसके बाद हमारा इतनी ये, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। दोनों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो दोनों पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाते हैं। ठीक है।
और अगर इनका लिक्विड पैरामैग्नेटिक को अगर आप या लिक्विड फेरोमैग्नेटिक को किसी बर्तन में रख दोगे यूटेंसिल में, तो अगर पोल सेंटर में तो ये पोल्स पे सेंटर पे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, पोल्स किनारों पर तो ये किनारों पर ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखो हम लोग आगे की कुछ अब बच्चों अब हम लोग आगे की कुछ इनकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज में इधर आ जाता है सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इधर आ जाते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं बच्चों, वो देखो हमारे क्या होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हमारा इधर टर्म आ जाता है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सबसे पहला टर्म है हमारा इधर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनकी डेफिनेशन आईएससी बोर्ड में पूछी जाती है, तो इसलिए ध्यान से समझो। मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता क्या है, इसे एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एच से। ठीक, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से डिनोट करते हैं। ये आपका ये बताता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें ये बताता है कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अरे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, या तो फिर करंट कैरिंग वायर की वजह से या फिर पोल्स की वजह से। अगर आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स, है ना, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स हो जाएगी। और अगर आपने बच्चों करंट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वही करंट कैरिंग वायर हो गया ना। मैग्नेट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, करंट कैरिंग वायर या फिर पोल्स। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको आप किसी पोल्स के बीच में रख दो तो। ठीक है, हाँ। या फिर ये मेरे पास आयरन है, मैंने इसके ऊपर वायर लपेट दी, इसमें करंट फ्लो करा दिया, तो ये मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अरे ये आयरन कोबाल्ट निकल है, इसके ऊपर वायर लपेट दी, इसमें करंट फ्लो करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो या तो फिर करंट होता है हमारा सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सोर्स क्या होता है, करंट। ठीक है। अब अगर आप देखते हो बच्चों, तो हमारा इसके अंदर इधर आ जाता है, जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। अगर आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आपका क्या हो जाता है बच्चों, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से म्यू नॉट एन आई होता है। तो इसमें आपका सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, सो आपका एच इधर क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई, एच म्यू नॉट आई तो हो जाएगा, सॉरी म्यू नॉट आई नहीं एन आई हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा आपका एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो एन आई है ना आपका, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, जिसे एम्पियर टर्न्स कहते हैं। एन आई को हम लोग एम्पियर टर्न्स कहते हैं, एन आई इज कॉल्ड एम्पियर टर्न्स। जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमारे जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज्यादा सोलेनोइड में टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमारा ये आ जाता है एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो आप कह सकते हो 10 बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, आप कह सकते हो। इसको पहले लिखना था यार, म्यू, हाँ बी को आप क्या कह सकते हो, म्यू नॉट एच कह सकते हो। आप बी को कह सकते हो म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एन आई को एच कह दिया। तो इससे आपका एच का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एच आपका होता है बच्चों बी अपॉन म्यू नॉट होता है। एच क्या होता है आपका, बी अपॉन म्यू नॉट, ये आपका एच इधर आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको एच को ऐसे भी कह सकते हो। तो एच का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, ठीक, सो आपका जो इधर एच होता है, हाँ, सो जो आपका इधर एच होता है वो आपका क्या आ जाता है इधर, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमेबिलिटी, ये आ जाता है। और इसकी यूनिट अगर देखोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों,
यूनिट ऑफ एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, टेस्ला। इसकी यूनिट क्या होती है परमेबिलिटी की, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होती है ये, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये आवाज कहाँ से, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होती है, तो टेस्ला से टेस्ला कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ये एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इधर एम्पियर मीटर इनवर्स, इधर आ जाएगा इसकी यूनिट, कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज और देख लो बच्चों, इसकी यूनिट, ये इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर मीटर इनवर्स। अब इसकी एक चीज और देख लो आप, इसकी जो ओल्डर यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी जो इसकी ओल्डर यूनिट होती है वो होती है ओरेस्टेड, ठीक है। वो मैं इधर लिख देता हूँ, देख तो रही है ना सबको, अंधेरा थोड़ा ना लग रहा है, लग रहा है अंधेरा। तो अगर आप देखते हो, चलो ऐसे रहने दो, अंधेरा लग रहा है तो इसे जला देते, इससे जलाने से सही था, बस इतना थोड़ा सा ही तो पार्ट है, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। देखो तो ओल्डर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखोगे, तो ओल्डर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है हमारी बच्चों, ओरेस्टेड। क्या होती है, ओरेस्टेड होती है। जो ओल्डर यूनिट होती है हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, ओरेस्टेड। और वन ओरेस्टेड को अगर आप देखते हो तो एच आपका क्या है, बी अपॉन म्यू नॉट के इक्वल है आपका सेंस। सेंस अगर आप देखते हो तो एच आपका बी अपॉन म्यू नॉट के इक्वल है। तो वन ओरेस्टेड आपका क्या आ जाएगा, वन ओरेस्टेड अगर आप देखते हो तो ये आपका क्या आ जाता है बच्चों, वन गॉस, ये आपका क्या आ जाता है वन गॉस अपॉन म्यू नॉट, अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अरे है ना, ठीक। अब आप देखते हो तो ये आपका क्या आ जाता है बच्चों, वन ओरेस्टेड, तो वन गॉस को आप 10⁻⁻⁴ टेस्ला लिख सकते हो, बताया था ना 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस होता है। तो इसे 10⁻⁻⁴ टेस्ला लिख दिया। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होती है बच्चों ये। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और म्यू नॉट की यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, यही तो वैल्यू होती है म्यू नॉट की रवलीन। हाँ, अब इस पूरे को देखते हो तो टेस्ला टेस्ला कट जाएगा, तो आपका वन ओरेस्टेड क्या आ जाता है, वन ओरेस्टेड मैंने, हाँ हाँ ये आ जाए, ये आपका इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 80 आ जाएगा, तो यानी कि 80 एम्पियर मीटर इनवर्स। मतलब ये ओल्डर यूनिट ओरेस्टेड और जो वैसे एसआई यूनिट होती है दोनों में रिलेशन आ जाती है। ये क्या है बच्चों हमारी एसआई यूनिट, ये हमारी एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट और जो ओल्डर यूनिट है दोनों में रिलेशन है, एसआई यूनिट और ओल्डर यूनिट में दोनों में रिलेशन है। ओरेस्टेड कोई सिस्टम नहीं है, ये बस ओल्डर यूनिट है हमारी, ओल्डर यूनिट। ओल्डर यूनिट बोले तो मतलब बहुत पहले यूज करी जाती थी, एज सच कोई इसका सिस्टम नहीं बना है। आप इसे सीजीएस कह सकते हो, मगर वैसे इसको एक सीजीएस स्पेसिफाइड नहीं किया गया, ये ओल्डर यूनिट कही जाती है। हाँ हाँ, इसलिए तो सीजीएस नहीं है, ये एक ओल्डर यूनिट है आपकी ये, ठीक है। तो मैंने आपको ओरिस्टेड वैसे बता दिया है, मगर आपको यहीं तक ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने आपको ओरिस्टेड इसलिए बता दिया कि आगे इन फ्यूचर कहीं आप पढ़ो तो आपको पता लगे सबने बताया नहीं, वैसे इतना वो नहीं है ये, आपको यहीं तक ध्यान देने वाली बात है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमेबिलिटी होता है बी अपॉन म्यू नॉट एच का फॉर्मूला। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, पोल से प्रोड्यूस हो रही है या करंट से प्रोड्यूस हो रही है, ये बताता है, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी, ले लिया सबने, चलो ठीक है, बहुत अच्छा।